आज के इस विश्लेषण में हम सीधे काम की बात करेंगे। इंडियन फार्मा जायंट डिवीज लैबोरेटरीज के बहुप्रतीक्षित Q4 FY26 के नंबर्स आ चुके हैं और सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ सूखे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीधे इस सबसे बड़े और शानदार आंकड़े पर आते हैं। 751 करोड़ रुपए, ये इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है। अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही से इसकी तुलना करें तो ये सीधे 13% का सॉलिड जंप है। ये आंकड़ा तुरंत साफ कर देता है कि वित्तीय नजरिए से ये क्वार्टर इनके लिए कितना जबरदस्त रहा है। आज हम जिन मुख्य बातों पर फोकस करेंगे वो हैं Q4 FY26 की हेडलाइंस, एनालिस्ट अपग्रेड के पीछे की असल वजह, इनका ग्रोथ इंजन, इंडस्ट्री के मौजूदा चैलेंजेस और आगे FY28 तक का रास्ता। सबसे पहले बात करते हैं Q4 FY26 के रिकॉर्ड रेवेन्यू और मार्जिन्स की। नंबर्स को ध्यान से देखें तो रेवेन्यू 2585 करोड़ से बढ़कर 2831 करोड़ हो गया है। ये लगभग 10% की बहुत ही स्टेडी ग्रोथ है। लेकिन जो चीज सच में इम्प्रेस करती है वो है इनका मुनाफा। पूरे साल में लेबर कोड में बदलाव की वजह से करीब 74 करोड़ का एक एक्सेप्शनल इम्पैक्ट था। फिर भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 29% का शानदार सीक्वेंशियल उछाल देखने को मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इस मुनाफे के पीछे ऑपरेशंस के अलावा एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, विदेशी मुद्रा लाभ यानी फॉरेक्स गेन्स। पिछले साल के इसी क्वार्टर में जहां ये सिर्फ 10 करोड़ था, इस बार सीधे 90 करोड़ तक पहुंच गया है। एक मैसिव जंप जिसने निश्चित रूप से इनकी ओवरऑल अर्निंग्स को एक बहुत बड़ा सहारा दिया है। और हाँ, गुड न्यूज यहीं खत्म नहीं होती। बोर्ड ने FY26 के लिए 30 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये किसी बड़े इनाम से कम नहीं है और ये इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना स्ट्रॉन्ग है। आइए अब समझते हैं एनालिस्ट अपग्रेड को, खासकर शेर खान का जो बुलिश आउटलुक आया है। मार्केट्स और एनालिस्ट्स इन नतीजों को किस तरह देख रहे हैं? शेर खान की ताजा रिपोर्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने डिवीज की रेटिंग को सीधा बाय पर अपग्रेड कर दिया है और 7,375 रुपए का एक नया हाई प्राइस टारगेट तय किया है। जब इंस्टीट्यूशनल भरोसा इस तरह बढ़ता है तो वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। वैल्यूएशन के नजरिए से एक बेहद दिलचस्प कैलकुलेशन यहाँ सामने आती है। शेर खान इस स्टॉक को FY28 के अनुमानित अर्निंग्स पर शेयर यानी 144.6 रुपए के 51 टाइम्स पर वैल्यू कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार को आने वाले सालों में इनकी प्रति शेयर आय में एक लगातार और बहुत सॉलिड ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं कंपनी के असली ग्रोथ इंजन की तरफ, कस्टम सिंथेसिस और पेप्टाइड्स। यहाँ कस्टम सिंथेसिस शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझना जरूरी है। असल में ये ग्लोबल इनोवेटर कंपनियों के लिए स्पेसिफिक और हाई वैल्यू दवाओं के इंग्रेडिएंट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। यानी फेज 1 से लेकर फेज 3 तक के बड़े प्रोजेक्ट्स में दुनिया के टॉप इनोवेटर्स के साथ सीधे जुड़कर काम करना, यही इनका ब्रह्मास्त्र है। और ये ब्रह्मास्त्र कितना असरदार है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अब इनके टोटल प्रोडक्ट मिक्स में 56% हिस्सा सिर्फ कस्टम सिंथेसिस का है। ये सेगमेंट सच में इनके लिए हैवीवेट चैंपियन बन चुका है, जो अकेले इनके पूरे रेवेन्यू मिक्स को तेजी से ऊपर खींच रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस सेगमेंट के पीछे आखिर ताकत क्या है? इनका मोट यानी इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखिए। 150 से ज्यादा पेटेंट्स, 600 से ज्यादा टॉप क्लास साइंटिस्ट्स और सबसे बड़ी बात, इनका 85% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे हाईली रेगुलेटेड मार्केट से आता है। कंपनी का पूरी तरह से डेट फ्री होना इन्हें इन पश्चिमी बाजारों में गजब की प्राइसिंग पावर देता है। इस लेवल पर ऑपरेट करने के लिए एक बेहद स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लीडरशिप चाहिए होती है। मजबूत प्रमोटर होल्डिंग की वजह से मैनेजमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है और यही स्थिरता इन्हें बायोकैटालिसिस और पेप्टाइड्स जैसे हाई वैल्यू लॉन्ग टर्म केमिस्ट्री प्रोजेक्ट्स को बिना किसी रुकावट के एग्जीक्यूट करने में मदद कर रही है। लेकिन हर कहानी में कुछ मुश्किलें भी होती हैं। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्री की चुनौतियों और API चैलेंज की।
पिक्चर को थोड़ा बैलेंस रखना जरूरी है। एक तरफ तो कस्टम सिंथेसिस की पाइपलाइन एकदम रॉकेट की तरह चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ है इनका जेनेरिक एपीआई सेगमेंट। ये सेगमेंट फिलहाल ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज और शॉर्ट टर्म प्राइसिंग प्रेशर से काफी जूझ रहा है, और सच कहें तो ये एक पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। तो डिवीज इस एपीआई प्राइसिंग प्रेशर की मार से खुद को कैसे बचाता है? इसका जवाब है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आसान शब्दों में कहें तो कच्चे माल को बाहर से खरीदने के बजाय उसे खुद इंटरनली बनाना। इससे न सिर्फ लागत कम होती है, बल्कि ग्लोबल शॉर्टेजेस का भी इन पर असर नहीं पड़ता। इसी शानदार ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बदौलत इन्होंने अपने ग्रॉस मार्जिन्स को 37.75% पर मजबूती से मेंटेन रखा है। शेर खान के 3R मैट्रिक्स पर अगर हम गौर करें तो ये बिल्कुल साफ है कि इंडस्ट्री की इन परेशानियों और इनपुट कॉस्ट में उतार चढ़ाव के बाद भी डिवीज अपनी राइट क्वालिटी रेटिंग पर एकदम कायम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बैलेंस शीट बेहद स्ट्रॉन्ग है और इनके पास डेट फ्री कैश फ्लो है, जो इन्हें हर मुश्किल समय में भी स्टेबल बनाए रखता है। आइए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। FY28 को लेकर भविष्य के क्या अनुमान हैं? अगर हम आगे की प्लानिंग पर नजर डालें तो जो भारी निवेश फिलहाल फ्लो केमिस्ट्री और पेप्टाइड्स में किया जा रहा है, वो आने वाले 12 से 24 महीनों में पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो जाएगा। इसके साथ ही कस्टम सिंथेसिस के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स तेजी पकड़ेंगे। इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? FY28 तक लगातार डबल डिजिट एक्सपोर्ट ग्रोथ को हासिल करना। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, जब तक जेनरिक एपीआई मार्केट में ये भारी दबाव बना रहेगा, क्या डिवीज लैबोरेटरीज अपना ही प्रीमियम वैल्यूएशन बरकरार रख पाएगी? इनकी कस्टम सिंथेसिस की शानदार कामयाबी और पूरी इंडस्ट्री के मौजूदा चैलेंजेस के बीच का ये जो तनाव है, यही इस कंपनी की आगे की कहानी लिखेगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में बाजार किस तरफ करवट लेता है।